आज खैर आपने देख तो लिया होगा, फॉर्मली मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के साबिक जनरल सेक्रेटरी सरदार अजीज़ साहब, जो NA 248 से 2018 में PTI के कैंडिडेट भी थे और वहाँ से बड़ा क्लोज एक कंटेस्ट हुआ था इनका कादिर पटेल की जो सीट जहाँ से जीते हैं वो, और उन्होंने अच्छे खासे वोट वहाँ से लिए थे और मुकाबला बड़ा सख्त हुआ था जिसमें कादिर पटेल जो है कुछ वोटों से जीते हैं। और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे साथी हैं जिनके नाम कुछ मैं ले लेता हूं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने रोका इनको यकीनी तौर पर, जिस तरह हर दफ़ा कुछ लोग दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितने कम से कम लोग आ सकें उनको बुलाएं, इसलिए कि कोविड का भी इशू है, हमारे यहाँ जगह का भी मसला है। तो जो दोस्त आए हैं उसमें अफसर खान खटक साहब हैं जो साबिक UC चेयरमैन हैं सुल्तानाबाद के, कामरान हैं काउंसलर हैं साबिक UC 46 से, मलिक एजाज इनका ताल्लुक़ PMLN से है और ये कैमाली टाउन के सदर हैं, ज़ुबैर अली शाह वाइस प्रेसिडेंट हैं हार्बर टाउन के, ज़बीउल्लाह साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हार्बर टाउन, अरसलान यूसुफजई साबिक सदर यूथ विंग कराची वेस्ट, सफ़ीर खान साबिक वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ, उमैर खटक साबिक वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ, सैयद मुस्तफ़ा साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट साउथ यूथ विंग, आमिर हनीफ साबिक काउंसलर हैं क्लिफ्टन से ब्लॉक 2 से, हुज़ैफ़ा हैं, जाहिद जदून साबिक कैंडिडेट थे चेयरमैन UC चेयरमैन के मारीपुर से, हयात साहब हैं, यासिर शेख साहब हैं जो DHA से जिनका ताल्लुक़ है, अकबर न्याजी साहब हैं, इरफान खान हैं, जुम्मा गुल और उनके साथी हैं जो सोराबगोट से इनका ताल्लुक़ है, और हनीफ बलोच साहब हैं जिनका ताल्लुक़ गुलबाई से है। हादी भाई हैं जिन्होंने अवामी नेशनल पार्टी से भी रिज़ाइन किया है, वो भी इनके साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सरदार अजीज़ साहब का, उनके इन तमाम दोस्तों का, साथियों का, जिन्होंने आज PTI को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया है। हमारा इनसे रब्ता था और इसमें मैं यकीनन अगर नाम न लूँ, हमारे हाजी चंदजेब साहब जो पहले मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और बहुत सरगर्म हैं और उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है। कादिर पटेल साहब जो हैं वो इस वक्त चूँकि मौजूद नहीं हैं, वो नेशनल असम्बली का सेशन है वहाँ पर बिज़ी हैं, वो काफ़ी खुश हैं और यकीनन उन्हें अंदाज़ा है कि सरदार अजीज़ साहब और उनके जो साथी ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से आ रहे हैं, उनके अपने हलके में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर होगी और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और कराची के दीगर इलाकों में जहाँ से और साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं और मज़ीद होने वाले हैं। हुमायूं खान साहब यहाँ मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब उसी हलके से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे और यकीनन इनकी भी जो पोजीशन है इन दोस्तों की शमूलियत के बाद बहुत बेहतर होगी और मुस्तहकम होगी। मैं इन तमाम दोस्तों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो ख़यालात इनके कराची की डेवलपमेंट के हवाले से हैं, कराची में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के हवाले से हैं, जिस तरह ये कराची के शहरियों की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त कराची में जिस अंदाज से काम शुरू किया है वो आप सब दोस्त देख रहे हैं और उसके नताइज भी आपके सामने हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2 ज़िमनी इलेक्शंस हुए, एक मलीर में और एक वेस्ट में, ना सिर्फ हमने वो सीटें जीती हैं बल्कि पहले के मुकाबले में हमने वोटों में अपने इजाफा किया है, जबकि दूसरी जानिब PTI के ख़ास तौर पे वोटों में बहुत कमी आई है और लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है। तो मैं वकार भाई से गुजारिश करूँगा कि कुछ वो बात करें, फिर सरदार अजीज़ साहब बात करेंगे, अफसर खान खटक साहब बात करेंगे, इनसे खैर मेरा पुराना भी एक ताल्लुक़ है तो वो भी यहाँ आप जिक्र करेंगे, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इनके साथ एक बेहतर हमारा ताल्लुक़ रहे और इनके तवस्सुत से मज़ीद दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद हम मुस्तहकम करें, मजबूत करें और कराची शहर के लिए जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक सोच है कि यहाँ के लोगों के में पीपल्स पार्टी को मज़ीद हम फैलाएँ और उसका ग्राफ ऊपर जाए और इलेक्शंस में जो बल्दियाती इलेक्शंस आइंदा होने वाले हैं
या जनरल इलेक्शन जो आइंदा होंगे उसमें पीपल्स पार्टी कराची की एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आए। तो मैं अजीज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि वो बात कर लें, उसके बाद अफसर भाई कर लेंगे। सबसे पहले मैं सईद गनी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और दावत दी हमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत की। और हाजी चंदेब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसमें अहम किरदार अंजाम दिया। देखिए, हमने शराफत की, मोहब्बत की और ख़िदमत की सियासत की है और 12 साल मैं पीटीआई में रहा हूँ। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि जी किसी मफाद के तहत हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या 12 साल में कोई साबित कर दे कि हमने पीटीआई से किसी किस्म का कोई मफाद हासिल किया हो और अपनी ज़ात के लिए कुछ इनसे मांगा हो। हमने एक नज़रिए का साथ दिया। हमारी सोच ये थी कि इस मेहनत के जो वर्कर्स ने की उसके नतीजे में शायद गरीब के हालात तब्दील हों, वर्कर्स की दादरसी हो। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ सईद भाई की इजाज़त से पीटीआई की क़यादत को कि ये जो 4-5 लाडले आपने मुसल्लत किए हैं, बेरहम, बेहिस, निकम्मे, इसने इस पार्टी को कराची में तबाह किया है और इन 4-5 लोगों तक ये पार्टी महदूद है। जो भी समर है, जो भी फल है, इन्हीं लोगों तक महदूद रहता है, वर्कर्स तक या आम आवाम तक नहीं पहुंचता। बहरहाल मैं तलखी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह है कि अब हम अपने साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में आए हैं और इसी सोच के साथ आए हैं कि हमने अपने सूबे की, अपने मुल्क की, अपने शहर की, सूबे सिंध की तरक्की में, यहाँ के बदहाल गरीब लोगों की दादरसी के लिए हमें सईद गनी साहब ने ये बावर कराया कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ इस कोशिश में, इस मुहिम में साथ देंगे। और आज ये इब्तिदा है इंशाअल्लाह, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि अब ये शहर हमारे साथी मेहनत करेंगे, अपनी जगह बनाएंगे आपके दिलों में मोहब्बत से, और पीपल्स पार्टी को कराची में, सिंध में, जहाँ भी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी का किला बना के इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सबका। अफसर खान खटक। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सरदार साहब ने कहा है कि सबसे पहले मैं सईद गनी भाई का, जिनसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं और आज मैं जिस मकाम पे बैंक में बैठा होता हूँ, एमसीबी में जॉब करता हूँ, इनके वालिद साहब ने मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट किया था बिला तासुब। एक ख़ानदानी मतलब कि मेरे एक आइडियल शख्सियत है उस्मान गनी साहब, जिनका बैंक से, यूनियन से वाबस्ता रहा है और जो मेरे ख्याल में पूरे कराची का, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री उनको जानते होंगे कि उनका एक नाम था। और आज भी जो सईद भाई बैठे हुए हैं, उनकी मेहनत और उनकी पल की वजह से बैठे हुए हैं। जो इज़्ज़त सईद भाई को मिली, काश हमारे उस्मान गनी साहब इस दुनिया में होते तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होती। मैं पीपल्स पार्टी के क़यादत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज एक मौका मिला। मैं अपने साबका MP हमायूं मोहम्मद ख़ान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अप्रोच भी किया। और सईद गनी भी से सईद गनी बनी साहब से हमारी काफ़ी मेरी मीटिंग हो चुकी थी। एज ए मेरे बैंकर जनरल सेक्रेटरी थे, तो मेरे इनसे घरेलू सलाम दुआ बहुत अच्छी, फैमिली की भी अच्छी ताल्लुकात हैं। तो इंशाल्लाह जैसे सरदार साहब ने कहा है कि आज अगर हम पीपल्स पार्टी में आए हैं तो कोई वजूहत ऐसा नहीं कि कोई हमें कोई ख़ास नवाजा जा रहा है, सिर्फ लोग काम चाहते हैं। अब 12 साल मुझे भी PTI में हो गए। अब शाहनवाज जदून जो हमारे हल्के के MPA साहब हैं, वो बेचारे दर बदर, मुझे तरस आता है उस पर कि मैंने चेयरमैनी में कम अज़ कम इतना कुछ किया कि कम अज़ कम अपना नाम इज़्ज़त बचाइए। अब शाहनवाज जदून है गलियों में बेचारे कोई उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं, गालियाँ देते हैं। हर MPA की ये हालात हैं, कोई काम हो नहीं रहा है, ना फेडरल उनको फंड दे रहे हैं और मतलब कि कोई काम ही नहीं है। और हम सिर्फ चाहते हैं कि लोगों के काम हो। वो एक ज़माना था लोग जो ना नारों के पीछे जाते थे कि ये फलाना जिंदाबाद, लोग होशियार हो गए। अब कराची बदल गया और पीपल्स पार्टी ने वाकई मैं कुछ महसूस करूँ, थोड़ी सी उसकी वजाहत भी कर दूँ। अगर आप गौर करें तो सड़कों पे बहुत सारा काम हो रहा है। ये हमारे आने से नहीं, हमारे से पहले से लोगों को अल्लाह ताला ने मीडिया को आंखें दी हुई सब कुछ नज़र आ रहा है कि कराची तब्दील हो रहा है। और जहाँ जहाँ आप देखें, खासतौर PIDC का ब्रिज देखें, कहीं भी जाएँ, माई कुलाची भी जाएँ, इधर उधर आप रास्तों में जाएँ तो सड़कों पर बड़ा काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो इस मकसद के लिए आए, हमारा और बिलावल साहब का यही एक ही टारगेट है कि कराची को तब्दील किया जाए
और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है और मुझे सईद गनी साहब से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो हमें मायूस नहीं करेंगे। और मैं अपने कादिर पटेल जो हमारे इलाके के MNA साहब हैं उनसे भी उम्मीद रखता हूँ, और हमारे क्योंकि चूँकि सरदार साहब के तौसु से हम आए, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये भी हमें तना नहीं छोड़ेंगे। खुसूसन अपने इलाके UC 46 सुल्तानाबाद जहाँ से मैं मुंतखब हूँ, हमारे पास हबीबुल्लाह स्वाति जो वार्ड के सदर हैं वो आए हैं, और उनकी काबीना आई हुई, याज भाई हैं, अमन रजगुल साहब हैं, इन तमाम दोस्तों का। और PTI में हमारे इतने हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सुल्तानाबाद में मैं सईद भाई को भी दावत दूंगा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सरप्राइज़ इनको और भी मिलेंगे, क्योंकि ये सरदार साहब ने एक इमरजेंसी कॉल पे हमने आए, हकीकत में मौका भी नहीं दिया, ना किसी से मशावरत की। सरदार साहब की बात पे हमने लब्बे का। और मैं खुसूसन अपने सबका MP हमायूं मोहम्मद खान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे काफ़ी मरतबा अप्रोच किया, और मैं इनका भी और तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, सुल्तानाबाद की क़यादत का भी शुक्र है कि आज यहाँ पहुँचे। यूसुफ मसूद साहब जो साहब वार्ड सदर हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और तमाम दोस्तों का। उम्मीद रखता हूँ कि सईद गनी साहब हमारे साथ इलाके के लिहाज से मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करूँगा इंशाल्लाह। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर मैंने PTI का वहाँ से सफाया नहीं किया तो हम मेरे ख्याल में हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह किमाड़ी से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से PTI का सफाया करके रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों को खुशामदीद कहूँ, मैं अपने साथी भाइयों से इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ राजा तारिक के इंतकाल पर। राजा तारिक एक बहुत सीनियर साफ़ी थे और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शान हुआ करते थे, और मैंने उनके साथ कोई 25-30 साल से मेरे उनके साथ रवाबित थे, वास्ता था। और उनके इंतकाल से जो खला आप दोस्तों की बरादरी में पैदा हुआ है वो शायद मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप सब से उसका ताज़ियत करता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि सरदार अजीज़ साहब और उनके साथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। सरदार अजीज़ साहब का एक पुराना एक सियासी घराना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका एक बहुत तवील अरसा साथ भी रहा। इनके बड़े भाई सरदार हनीफ साहब MRD मूवमेंट की एक बहुत रूह रवा हुआ करते थे, और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ रहीं उसके अंदर, और इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली है, भाई भी इनके। तो आज सरदार अजीज़ साहब जो और इनके तमाम साथी, मैं उन सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ, और इनकी शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत तक़व्वत मिलेगी इंशाअल्लाह। कराची में पीपल्स पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से पार्टी में शमूलियत लोग कर रहे हैं वो आपके सामने है। और जहाँ तक बात आप देखते हैं कराची शहर के हवाले से, अभी आप जो 15 जून को जो बजट पेश हुआ उसमें आप उसकी में कराची में जो स्कीमें दी गई हैं उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची को किस तरह से ओन करती है, और किस तरीके से उसने, ये नहीं कि हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में स्कीमें दी हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी दी हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी दी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी दी हैं। हमारे लिए तमाम ज़िले यकसा अहमियत के हामिल हैं, और उसमें आप चाहे औरंगी टाउन को आप ले लें, चाहे आप नॉर्थ इस्लामाबाद को ले लें, चाहे नई कराची को ले लें, चाहे आप लांडी को ले लें, शाह फैसल को ले लें, हर इलाके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरक्की का सफ़र जारी है। और ये दोस्त जो आए हैं हमारे, इंशाल्लाह इनकी मशावरत से भी और इनकी मदद से भी हम पार्टी को मज़ीद ग्रास रूट पे, आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रास रूट पे अपनी तंजीम साजी भी तकरीबन मुकम्मल कर दी है, और 3 ज़िले तो हमने अनाउंस भी कर दिए हैं। तो इस तरह पार्टी हमारी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े, और आने वाला जो बल्दियाती इलेक्शन होगा उसके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है। इंशाल्लाह आपको ब्रेक थ्रू देंगे, और आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर भी मैं इंशाल्लाह ये बात, ये सूरत हाल के हवाले से जो कराची शहर में जो एक तब्दीली का अमल शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह 50% से ज़्यादा MNA की सीटें भी और 50% से ज़्यादा MP की सीटें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची के अवाम की वोट की ताकत से इंशाल्लाह हासिल करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में भी सरप्राइज़ देगी और जनरल इलेक्शन में भी सरप्राइज़ देगी। मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों को और जिन लोगों ने इनको लाने में मदद की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ हमारे साथ मिलके और हम इनके साथ मिलके इंशाल्लाह कराची शहर में मज़ीद तरक्याती काम भी करेंगे, और इंशाल्लाह कराची में बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह माहौल पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। पता नहीं होगा सरदार
देखें, एक तो अगर आपने आज की हुकूमतों में मवाजना करना है तो 3 सूबाई हुकूमतें हैं, एक वफाकी हुकूमत है। मैं दावे से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या तीनों सूबाई हुकूमतें हों, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी उनसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर है। हमारे चीफ मिनिस्टर काबिलियत में सबसे ज़्यादा हैं, हमारी कैबिनेट की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है, हमारे सूबे में जो अवामी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। देखें, अगर तो कोई ये कहे कि जी हमने बसें नहीं चलाई, मैं मानता हूँ हमारी कोताही है कि शायद बसें जिस तरह से चलनी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। लेकिन हम ये भी तो दावा करते हैं कि हमने जो गरीब आदमी का एक बुनियादी मसला है कि उसको मुफ्त सेहत की बेहतरीन सहूलतें मिलें। मुझे कोई मवाजना करके बताएं कि किसी सूबे का मुकाबला सिंध के साथ आप कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर दिल का मर्ज हो, गुर्दे की बीमारियाँ हो, जिगर की पैबंदकारी हो, क्रोनिया की पैबंदकारी हो, या किसी भी किस्म की जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन ट्रीटमेंट है, वो सिंध के अलावा या सिंध के मुकाबले में किसी सूबे में अगर दस्तयाब है तो मुझे बता दीजिए। सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा कैडेट कॉलेज बनाए हैं, सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा पब्लिक स्कूल बनाए हैं और इनकी कारकर्दगी भी अच्छी है। सिंध सूबा वो पहला सूबा है जहाँ लड़कियों के लिए हमने कैडेट कॉलेज बनाया और दूसरा कैडेट कॉलेज यहाँ बन रहा है। तो हमने जो लोगों की बुनियादी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है, लेकिन बाकी काम भी ज़ाहिर डेवलपमेंट के जो काम बता रहे हैं। कराची में अगर कोई कहे कुछ नहीं हुआ तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कराची में इस वक्त जो है बहुत सारा डेवलपमेंट का काम पहले हो चुका है, बहुत हो रहा है। इस बजट में भी जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले पेश किया है, कराची में तरक्याती काम जो हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत की फंडिंग से या जो डोनर्स हमारे हैं उनकी मदद से हो रहे हैं, उनकी लागत जो है वो 990 अरब रुपए के करीब है, 990 अरब रुपए। और इस साल के तरक्याती बजट में से कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की स्कीमें हैं और इन स्कीमों में NICVD को दिया जाने वाला पैसा शामिल नहीं है, इन स्कीमों में SIUT को दिए जाने वाला पैसा शामिल नहीं है, NIBD को जो पैसे देते हैं वो शामिल नहीं है, इंडस को जो पैसा देते हैं वो शामिल नहीं है। इसके अलावा भी कराची में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोगों को बेहतर सहूलियत की सेहत की सहूलियात के लिए सिंध गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। अगर ये पैसे आप सारे मिला लें तो कम से कम भी 150 अरब रुपए सिर्फ कराची के लोगों की खिदमत के लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर कहीं से ये राय आ जाए कि जी पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जज साहिबान हैं इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जिन ओहदों पर वो फाइज हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम हम सब पर पाबंद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जजेस की ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासुर हो कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ जो है वो बात कर रहा है। हमें वो रहनुमाई करें, हमें बताएं रास्ता, हमारी गलतियां हैं हमें बुलाएं कोर्ट में, हमारी पूरी कैबिनेट को बुलाएं, पूरी गवर्नमेंट को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और हमसे पूछें कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी भी मदद होगी और शायद लोगों के मसाइल भी हल होंगे। एक का ये कहना है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो आप नहीं कर सकते, ये आप एतराफ़ करते हैं ना कि उन्होंने जो काम किए हैं वो नहीं कर सके आप काम। और दूसरा ये कि कल उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हम उसको मुस्तरद कर दें। सर ये इसमें ऐड कर लें, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पवेलियन क्लब थी उसकी इजाज़त जो इसका वालिद साहब था उसने इजाज़त दी थी, क्या MK वाला काम कर सकते हैं आप? देखें, जो पहला आपका सवाल है, जाहिर है कि जो गुल MQ ने खिलाए शहर में वो ना हम कर सकते हैं ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, MQ के उन काबिल फ़ख्र कारनामों से इस मुल्क की और इस शहर की जान छूटी है और हम नहीं चाहेंगे कि वो काम वो भी शुरू करें, हम दोबारा करें या हम किसी उनके रास्ते पे चल पड़ें। तो जो कत्तो गारतगरी, जो खूनरेज़ी, जो बदअमनी MQ ने शहर में फैलाई है, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। जहाँ तक मुस्तरद करने की बात है, मेरे ख्याल CM साहब ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही
कि वो जिनको लोग मुस्तरद कर रहे हैं, MQM के वोट जो मलीर में निकले हैं कोई 2000 के करीब उस सीट पे, ठीक है, जो बल्दिया में निकले हैं वो 5000 निकले हैं। तो वो शहर जहाँ से MQM ये सीट जीता करती थी और इनके वोट 80-80 हज़ार और लाख तक जाया करते थे, आज अगर MQM के लोग 5000 वोटों पर जो है बैठे हैं तो इन्हें अपनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पर जो है गौर करना चाहिए। इनको कराची के लोग क्यों मुस्तरद कर रहे हैं, इस पर इनको गौर करना चाहिए। ये क्यों कराची के लोगों की जो पसंदीदगी की फहरिस्त है उसमें आखिरी नंबरों पर जा रहे हैं, उस पर इनको गौर करना चाहिए। बाकी जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर वो काज लिस्ट जो चीफ जस्टिस साहब जारी करते हैं आने से पहले, अगर उस काज लिस्ट को देखें तो उसमें जो पहला केस लिखा होता है उसमें लिखा होता है नेमतुल्लाह खान वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध और दीगर इदारे। ये नेमतुल्लाह खान साहब का केस था क्या? नेमतुल्लाह खान साहब का केस ये था कि MQM ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है असल केस वो ये था। जो प्रेयर थी नेमतुल्लाह खान साहब की वो ये थी कि जी इनसे ये खाली करवाया जाए। तो MQM के कारनामे से जो है ना, उससे तो अदालतों में अगर आप जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड रूम भरे हुए हैं सारे के सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कराची के साथ ज़्यादती हुई है, माजी में बिल्कुल हुई है। कराची में एमिनिटी प्लॉट पर कब्जे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कराची में लोगों को गलत तौर पे आबाद कराया गया, बिल्कुल कराया गया है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल वो कार्रवाई का फैसला करें। और लेकिन सिर्फ जो है आज जो है हुकूमत सिंध चूँकि बैठी है तो हम पर सिर्फ वो जो आके सारा बार पड़ता है, ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए क्योंकि हुकूमत में है, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मसला है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर एक आबादी जो किसी ग्राउंड के ऊपर, पार्क के ऊपर बना दी गई है और वहाँ हज़ारों घर बन गए, मेरी हिम्मत नहीं है, हुकूमत की हिम्मत नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती कि वहाँ रहने वाले हज़ारों लोगों को आराम से बेघर कर दे। अदालत का फैसला आता है, इदारे जो है वो उस पर काम करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। जिस तरह कल आपने देखा पवेलियन एंड पर भी हुआ, अलादीन पार्क पर भी हुआ, अब कुछ और आर्डर्स हुए, शायद उस पर भी हो जाएगा। तो अदालत की फैसलों की वजह से तो हो सकता है, लेकिन कोई हुकूमत खुद से हज़ारों लाखों लोगों को बेघर नहीं कर सकती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये सारी आबादियाँ हो रही थीं उस वक्त जो हुकूमत में थे, जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे थे, उनको ये करना चाहिए था। उस वक्त किसी ने नहीं किया। TP2 पे कब्जा हो रहा था, मैं चीख रहा था, मैं ख़त लिख रहा था, मैं काउंसिल में शोर कर रहा था, मुझे मारा गया काउंसिल के अंदर इसलिए कि जी मैं TP2 पे बात क्यों करता हूँ। मेरे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, फायरिंग हुई मेरे ऊपर। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप क्यों ये कर रहे हैं और किसी को रोकें। लेकिन जब वो कब्जे हो गए, जब वो हज़ारों घर बन गए, आज अगर कोई कहे कि उठाओ उनको, तो ये काम इतना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये चीज़ें हो रही थी उस वक्त उसको रोकने की ज़रूरत थी। देखिए मैंने देखिए पहला जो उनका सवाल है, मैंने फ़हीम उज़्ज़मा साहब की ये बात नहीं सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो अदालत को इस पर भी ज़ाहिर है कि इसका पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए, फ़हीम उज़्ज़मा साहब को बुलाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ उनको बात करनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही, देखिए मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि पवेलियन एंड पार्क हो, ये अपना क्लब हो या अलादीन में बनी हुई मार्केट हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कहता, ये हो सकता है गलत हुए हो सारे काम, मुमकिन है, इसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व हो। लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में, 30 सालों में वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, वो इन्वेस्टमेंट की और वहाँ हज़ारों लोग अपना रोज़गार कमाते थे। तो अगर हमें उन चीज़ों को ख़त्म भी करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर देना चाहिए ताकि वो रीसेटल हो जाए। एक आदमी की अगर दुकान है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो कल तक वो बेचारा बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो सड़क पर आ गया। तो इतनी तेज़ी से जो काम होते हैं उससे इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं और ये हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।
मेरी तो इस्तदा है अदालत से भी कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप फैसले करें, आपका ये काम है कि गलत जो काम हुए उनको दुरुस्त करें, लेकिन उन गलत कामों को ठीक करने की वजह से जो बेगुनाह लोग जिनका कसूर कोई नहीं है अगर वो मुतासिर होते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन का जो है प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चाहिए। अच्छा ये बता दें कि कौमी असेंबली और जिला असेंबली में पहली मरतबा सीटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो ये किसका फार्मूला है, इसका मुवज्जिह कौन है और ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या तासुर लेना चाह रहे हैं इस तरह की हरकत के? देखिए, मुझे पहले तो जब सिंध असेंबली में ये सब कुछ हुआ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेशनल असेंबली में भी सीटियाँ बज रही हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी एक ही वक्त में सीटें बज रही थी। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मंसूबा साज को ये एक है जिसने भी प्लान किया, और ज़ाहिर है कि कराची वाले बेचारे जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं असेंबली में, उनके पास तो फैसला साजी का इख्तियार नहीं है, ये फैसला इस्लामाबाद से ही हुआ होगा। और इस्लामाबाद में अगर बदतमीज़ी करने वालों को, गालम गलोच करने वालों को, मार कुटाई करने वालों को उनकी पार्टी की लीडरशिप शाबाशी देगी तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और मुझे ये कहते हुए शायद कोई शुबा नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर आज़म की ईमा पर हुआ है और उनके कहने पर हुआ है, इसलिए कि अगर जो परसों हुआ असेंबली में उसके बाद बहुत शोर मचा, दुनिया भर में रुसवा हुए हम पाकिस्तानी, और उसके बाद स्पीकर ने कोई एक दिखावे के लिए कार्रवाई भी की, तो फिर कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल फिर रिपीट हुआ। तो परसों जो है लोगों को शाबाशियाँ बड़ी मिली होंगी, अच्छा डिनर करवाया गया होगा और वहाँ तारीफ़ें की होंगी कि जिसने जितनी बदतमीज़ी की होगी उसको आगे बिठाया गया होगा। तो फिर जो लोग रह गए होंगे उन्होंने कल फिर ये किया होगा कि फिर हम अच्छा खाना खाएँ और अगली नशिस्त में फिर बैठ जाएँ। तो ये रवायात अगर लीडरशिप की जानिब से शुरू होंगी, सरपरस्ती होगी, पजीराई होगी, तो बदकिस्मती से ये रिवायात आगे बढ़ेंगी। माजी में असेंबलियों में जब हुआ है अपोजिशन करती थी, हुकूमत कोशिश करती थी कि ना हो, लेकिन अगर अपोजिशन लीडर तकरीर करे तो हुकूमत ने कभी नहीं किया होगा। आपने मुझे मिसाल नहीं मिलती कि वो तकरीर कर रहे हो और हुकूमत जो है वो उछल के वजीर जो है टेबलों पे चढ़ रहे हो, किताबें मार रहे हो, ये मुझे याद नहीं पड़ता। तो ये जो कुछ हुआ है पहली मरतबा हुआ है और एक नई रवायात है। तो जो बात हम कहते हैं कि पीटीआई कंटेनर से आज भी नहीं उतरी है, हुकूमत में आ गए, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से गैर जिम्मेदारी हो रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता, किसी ने बता दिया है कि अगर हंगामा आराई नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो हो सकता है इसलिए करवा रहे हो क्योंकि चलता मामला इसी पर है। जी देखें, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी स्कूल की फीसों में रियायत नहीं दी गई। सिर्फ इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 20% जो स्कूल की फ़ीसें हैं उसमें रियायत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ उन स्कूलों में जहां पर फ़ीस 8,000 से ऊपर है। इसका मतलब है गरीब आदमी को तो नहीं मिलेगी, ठीक है, बाकी पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ। पिछले साल जो रियायत दी गई थी पूरे मुल्क में, उसकी वजह ये थी कि पिछले बरस कोविड की वजह से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, कारोबार बंद था और कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, लोगों का ज़राए आमदन जो है वो मुतासिर हुआ था, इसलिए ये रियायत हुई। लेकिन उसके नतीजे में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद हो गए और मुतासिर हुए, उन्होंने लोगों को निकाल दिया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी वालिदैन के ऊपर दबाव है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बर्डन उनके ऊपर है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएं। प्राइवेट स्कूल्स इस मुल्क में तालीम की फरहमी में एक अपना किरदार अदा करते हैं। अगर स्कूल्स बंद हो जाएंगे, उन स्कूलों को दोबारा रीओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर स्कूल रीओपन नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो अच्छा खासा नंबर है मुल्क में, उसमें इजाफा होगा। तो हुकूमतों को, महकमा तालीम को दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तालीम आगे चल के मुतासिर हो, अच्छे खासे स्कूल बंद हो जाएं, ये कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। थैंक यू। जी 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 मैंने वो केसेस वापस ले
बस हो गई। ठीक है। देखें, मैं बात ये पहले बता चुका हूँ। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या सरकारी स्कूल्स हैं प्राइमरी, वो इंशाल्लाह ताला 21 तारीख से जो है वो रीओपन हो जाएंगे। हमने उसमें सिर्फ एक रखी है कि अगर नंबर्स ज़्यादा नहीं बढ़े तो, लेकिन अभी तक नंबर्स जो है वो निस्बतन अंडर कंट्रोल तो नहीं, लेकिन नीचे आ गए काफ़ी, तो स्कूल्स खुल जाएंगे। बाकी आपने क्या पूछा? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी हद तक टीचर्स ने करवा ली है, और ये हमने बुनियादी शर्त रखी है स्कूलों को खोलने के लिए कि जो स्कूल खुलेंगे वहाँ अमले की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। थैंक यू। इमरान परवानी। हाँ जी, हाँ जी। इमरान भाई, कुर्सी पे खड़ा होना पड़ेगा। परवानी कामी कहाँ हो यार? अजीत भाई मुबारक हो आपको। थैंक यू।